हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, कैसे हो? व्हाट्सअप। हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी बुक 1 आपके न्यू सिलेबस में, और इसका चैप्टर 1 है सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी। इसका पहला वीडियो में हमने 3 चीज़ें देखी, सेकंड वीडियो में हमने और 3 चीज़ें देखी, और आज है लास्ट पार्ट की फर्स्ट चैप्टर, और उसमें हम और 3 चीज़ें देखने वाले हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं समाजशास्त्र अध्ययन में यूरोप का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ यूरोप इन द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें कितना इम्पोर्टेंट क्यों है, पहले तो हम यूरोप को देखते हैं। देख रहे हो, ये है यूरोप, ठीक है। समाजशास्त्र का आरंभ यूरोप से ही क्यों माना जाता है, यही है अहम क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन यही है। वैसे तो देखो, अगर आप देखो तो परिवर्तन या चेंज हर किसी के जीवन में हमेशा से होता आ रहा है, पर कभी कभी क्या होता है कि ये चेंज ना बड़े फास्ट होते हैं, एक के बाद एक बड़े फास्ट, और उस समय जो ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन सोसाइटी है, उसमें बड़े सारे उथल पुथल होने लगते हैं। तो 18-19 सेंचुरी का यूरोप जो था, उसमें ऐसा ही कुछ हो रहा था। ये देखो इंग्लैंड, यहाँ हुआ औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मशीनों से काम होने लगा, और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आग की तरह फैल गई, दंदनाती हुई यूरोप में। तो औद्योगिक क्रांति के आगमन से इन सब जगह की जो समाज व्यवस्था थी फटाफट बदलने लगी। देखो, खेतों में पहले लोग काम करते थे, अब खेतों में आ गए मशीन। एक मशीन 10 लोगों का काम करने लगा, तो ये 10 लोग हो गए बेकार, और बेकार लोग रोजगार के लिए कहाँ चले? नौकरी तलाशने शहर की ओर पहुँच गए। शहर में थी फैक्ट्रियाँ जहाँ इनको काम मिलने लगा, और ये रहने लगे शहर की गली गली खिंची खिंची बस्तियों में। देख रहे हो ना पिक्चर? तो शहरी फैक्ट्री के अगल बगल का जो जीवन था और गांव के जीवन में बड़ा फ़र्क था। इन पिक्चर्स को देखो, देखो कितनी हरियाली है, एकदम खुला, देख रहे हो, धूप में काम कर रहे हैं लोग। और जो शहरी बस्तियां थी, यहाँ देख रहे हो, धुआं, अंधेरा, ठंडी एकदम, और खुले मैदान नहीं जहाँ बच्चे खेल सकते हैं। इन्हीं सड़कों में बच्चों को खेलना पड़ता है। लोग पहले खुले आसमान के नीचे धूप में सारा दिन काम करते थे, अब शहरी फैक्ट्री के अंदर बंद होकर अंधेरे में काम कर रहे हैं। तो सामाजिक व्यवस्था के इतने जो तेज परिवर्तन हुए, इससे बड़े सारे सोशल क्वेश्चंस उभरने लगे। ये अच्छा है, ये बुरा है, को क्या अच्छा, बेटर क्या है? और इन प्रश्नों के जवाब ढूंढना, इसी विद्या शाखा का नाम हो गया समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी। द सर्च फॉर आंसर्स बिकेम सोशियोलॉजी। समझ गए आप इसको? वेरी गुड। अब देखो, यूरोप के देशों में उस वक्त पूंजीवाद था, कैपिटलिज्म था। कैपिटलिज्म यानी कि दौलत से ही दौलत बढ़ता है, इसीलिए दौलत को और बढ़ाना पड़ेगा। और दौलत बढ़ाने के लिए इन देशों के जो व्यवसायी थे और गवर्नमेंट भी थे, वो ना विश्व भर में फैल गए। ये देख रहे हो इंग्लैंड, और ये यूरोप के फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पोर्टुगल, जहाँ पे ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, और ये देश फैल गए पूरे विश्व में। जहाँ जहाँ कलर देख रहे हो, ये सारे इनके उपनिवेश हैं। जहाँ जहाँ गए वहाँ उन्होंने कॉलोनीज़ बसा दी, उपनिवेश बसा दिए। तो व्यवसाय के साथ साथ जब इन देशों में वो आ रहे थे, तो वो अपने विचारों को भी तो ला रहे थे उपनिवेश में। और बिल्कुल इसी तरह सोशियोलॉजी भी भारत में आ पहुंचा। व्यवसाय के साथ साथ सोशियोलॉजी भी भारत में आ पहुंचा। तो हम आ गए हमारे सेकंड टॉपिक पे, जो है भारत में इसका विकास किस तरीके से हुआ। तो अब तक हमने क्या जाना कि मॉडर्न कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये दोनों जब हाथ मिलाते हैं, तब उपनिवेशवाद का होना ही होना है। क्यों? समझो इसे। देखो, व्यवसाय जो बिजनेस है, जो प्रोडक्ट बनाने के लिए उसे चाहिए कच्चा माल, सही है ना? और फिर प्रोडक्ट बन जाने के बाद उसको बेचने के लिए भी तो उसे मार्केट चाहिए। तो कच्चा माल कहाँ से आएगा? उपनिवेश से आएगा। और मार्केट कहाँ से आएगा? वो भी उपनिवेश से आएगा। समझ गए ना आप? तो व्यवसाय के साथ साथ जितने विद्या शाखा थे, वो भी उपनिवेशों में आने लगे, और उसमें समाजशास्त्र भी था। तो ये तो आप अच्छी तरह समझ गए हो। पर अब समझो, इसको देखो, एक चीज़ बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि अब तक के जितने रिसर्च स्टडीज़ थे सोशियोलॉजी के, वो सब यूरोपियन विद्वानों ने किया था और यूरोपियन सोसाइटी के बारे में किया था, ठीक है ना? तो इसको भारत में जब लगाने लगे, तो देखा ये तो लागू ही नहीं हो रहा है, पूरी तरह ठीक तरह लागू ही नहीं हो रहा है।
तो एक चीज़ जैसे आप नोट करो, पश्चिमी विद्वानों ने क्या किया था, वो जब आए भारत में 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी, वो भारत के गांव को उन्होंने देखा और उन्होंने कहा अरे ऐसे गांव तो हमारे यहाँ 200 साल पहले हुआ करते थे। देखो उनके 200 साल पुराने गांव, समझ रहे हो ना। इसलिए उन्होंने भारत के गांव को नाम दे दिया समाज का शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज ऑफ स्टडी, क्योंकि उनकी सोसाइटी, क्योंकि उनके जो विलेज थे वो तो अब औद्योगिकरण की वजह से और बड़े हो गए थे, फूले फले दूसरी तरीके के होने लगे थे। तो भारत के गांव देख के उन्होंने कहा ये तो 200 साल पुरानी वाली गांव की तरह है। पर इनका ये सोचना सही नहीं था, क्योंकि भारत में औद्योगिकरण और वहाँ के औद्योगिकरण ये बड़े डिफरेंट तरीके से हुए थे। कैसे हुए थे, चलो इसका भी हम खोज करते हैं। तो पश्चिमी विद्वानों के लिए क्या था कि एक तरफ पश्चिमी समाज था और उसकी संस्कृति थी, और दूसरी तरफ जो गैर पश्चिमी देश थे जो उनसे अलग थे, उनको उन्होंने दूसरी तरफ एक अलग बास्केट में डाल रखा था। तो अगर देखो, एक बास्केट में थे हम और दूसरे बास्केट में थे दूसरे लोग, दूसरे समाज, ठीक है ना। और तीसरा था कि पश्चिमी देशों में जो सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी, इनमें बड़ा क्लियर डिमार्केशन था। सोशियोलॉजी क्या करता है, सोशियोलॉजी जानने की कोशिश करता है कि औद्योगिकरण में जो समाज बने वो कैसे बने और उनका जो क्या फीचर्स हैं उसको स्टडी करने की कोशिश है। और समाज मानव विज्ञान या सोशल एंथ्रोपोलॉजी वो करते थे दूसरे समाजों का अध्ययन। तो इन दोनों के बीच में गैप था ना, बड़ा सा गैप था ना। लेकिन भारत में इन दोनों में कोई विशेष गैप ही नहीं था। अब समझ रहे हो ना, गैप क्यों नहीं था, दोनों एकदम अगल बगल में थे। इसलिए कि भारत में जो आधुनिक है और जो पुराना है वो दोनों अगल बगल में ही हैं, जो ग्रामीण है और जो शहरी है वो भी दोनों अगल बगल में हैं। तो इन दोनों में गैप नहीं है, ये तो कब से हैंडशेक करते हुए आ रहे हैं, एक से सीखते हैं और दूसरे से भी वो जानते हैं। तो भारतीय समाजशास्त्रियों ने इसको बड़ी अच्छी तरीके से समझा और इसलिए भारत में समाजशास्त्र का विकास पश्चिमी देशों से अलग तरीके से हुआ। इसको आप समझ गए, वेरी गुड। तो हमारे लास्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं। सोशियोलॉजी जो है ये एक जो डिसिप्लिन है ये अकेले नहीं खड़ी होती, ये बहुत सारे विद्या शाखाओं के साथ ये जुड़ी हुई है। चलो हम कुछ को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे समाजशास्त्र और इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र और सोशियोलॉजी। तो इसमें कैसे, अर्थशास्त्र का मतलब क्या है, किसी भी जगह के जो वहाँ के जो प्रोडक्ट्स बनती हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका स्टडी करना, ठीक है ना। इसको याद, ये तो आप जानते ही हो। और इसमें हम जानते हैं प्राइसेस के बारे में, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में, कैश फ्लो के बारे में, प्रोपोर्शन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, आगत और निर्गत का अनुपात, इन सब चीज़ों को हम जानने की कोशिश करते हैं। और सोशियोलॉजी में हम क्या क्या जानते हैं, हम जानते हैं सोशल पैरामीटर्स, सोशल वैल्यूज़, सामाजिक हित, सोशल बेनिफिट्स क्या हैं। तो तब का आप समझ ही गए होंगे कि अर्थशास्त्र जो है वो एकदम फोकस्ड है और बहुत क्वांटिटेटिव डिसिप्लिन है, मात्रात्मक डिसिप्लिन है। इसकी शब्दावली ना एकदम प्रिसाइज और इसके जो मेजरमेंट्स होते हैं एकदम एग्जैक्ट होते हैं। इसलिए इसको ना पब्लिक पॉलिसी बनाते, जनहित नीति बनाने में इसका बड़ा यूज़ किया जाता है। लेकिन कभी कभी ये इकोनॉमिस्ट बहुत गलती भी कर देते हैं। देखो पब्लिक पॉलिसी में दो वर्ड्स हैं, पब्लिक और पॉलिसी। इकोनॉमिक्स पॉलिसी भी तो खूब ध्यान देते हैं, लेकिन पब्लिक वो व्यक्तिगत व्यवहार, जो कल्चरल बिहेवियर, कल्चरल नॉर्म्स हैं, इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उनकी ऑपोजिशन जो है, इन सब को अनदेखा कर देते हैं और इसकी वजह से गलती भी कर देते हैं। तो समाजशास्त्र क्या कोशिश करता है कि अर्थशास्त्र के जो टेक्निक्स हैं उसके साथ हमें ये भी डिस्कशन करना पड़ेगा कि जो गोल के बारे में आप बात कर रहे हो वो गोल डिज़ायरेबल है या नहीं, समाज के लोग इसकी अपेक्षा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको भी डिस्कस करना पड़ेगा। तो इसको आप समझ गए, चलो वेरी गुड। अगले हम जाएंगे सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस में। तो इसको देखो, पॉलिटिकल साइंस में क्या आता है, पॉलिटिकल थियोरी, राजनीतिक सिद्धांत और सरकारी प्रशासन या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो राजनीतिक व्यवहार जो है, पॉलिटिकल बिहेवियर जो है, इसमें कहीं आपको दिखा नहीं, दिखा ना अच्छी तरीके से। तो जो हमारे जो सिद्धांतिक भाग है, थियोरेटिकल पार्ट है, उसमें तो पुराने फिलोसोफर्स प्लेटो से लेकर मॉडर्न टाइम्स में मार्क्स तक लेके सरकार के बारे में उन्होंने क्या क्या बोला है इसकी स्टडी है।
और जो प्रशासनिक भाग, एडमिनिस्ट्रेटिव भाग, वो सरकार किस तरह से काम करती है उस पर कम फोकस और ज़्यादा फोकस है सरकार का स्ट्रक्चर क्या है उस पर। तो समाजशास्त्र में राजनीतिक समाजशास्त्र अब एक बड़ा अंश बन रहा है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी इज़ बिकमिंग वेरी बिग, क्योंकि ये पॉलिटिकल बिहेवियर को स्टडी करता है। और इसमें आएगा जैसे मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, आप कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो या समाजवादी पार्टी, आपकी ओरिएंटेशन क्या है। फिर आएगा कि इन सब दलों में डिसीजन मेकिंग कैसे होता है। फिर आएगा कि आप किस कारण किस दल को सपोर्ट कर रहे हो। और फिर आएगा कास्ट, जेंडर, इन सब की पॉलिटिक्स में क्या भूमिका है। इन सबको एक बार फिर से देख लो तो आप समझ गए ना पॉलिटिकल साइंस में इसका रोल। वंडरफुल। तो हम आगे बढ़ रहे हैं और आ जाएंगे हिस्ट्री में सोशियोलॉजी का रोल। देखो हिस्ट्री क्या करती है, पुराने इवेंट्स जो एक्चुअल इवेंट्स हुए हैं पास्ट में उसका स्टडी करती है। और सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो आज के समय जो हो रहा है या आज से थोड़ा पहले जो हो चुका है इसको अच्छी तरह स्टडी करते हैं। तो समाजशास्त्री ना वो एक कॉजल रिलेशनशिप करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हुआ, इसकी वजह से वैसा हुआ, कॉज एंड इफेक्ट। तो इतिहासकार आजकल यही जो टेक्निक है इसको अपने इतिहास की स्टडी में भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हुआ इसीलिए फिर हमने ऐसा होते हुए देखा था। गॉट इट? गुड। तो फिर हम आ रहे हैं समाजशास्त्र और साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी में हम क्या क्या देखते हैं, इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन, लर्निंग टेंडेंसी, फिर अभिप्रेरणा और यादाश्त, मोटिवेशन, मेमोरी, फिर नर्वस सिस्टम और जो हमारी प्रतिक्रिया समय, रिस्पॉन्स टाइम है उसके बारे में जानते हैं। एंड फाइनली एक बंदे का जो होप्स हैं, जो फियर्स हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। सही है ना ये चीज़ें। तो सामाजिक मनोविज्ञान जो सोशल साइकोलॉजी है वो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी इन दोनों के बीच में एक ब्रिज की तरह खड़ा हुआ है। इसका फोकस है कि एक व्यक्ति का स्वभाव क्या है और उसका व्यवहार क्या है, नेचर एंड बिहेवियर। और यही व्यक्ति जब एक सोसाइटी या ग्रुप में पहुंचता है तब किस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है ना। तो उसकी जो पर्सनैलिटी बनती है उस पर्सन की, वो समाज के डिफरेंट पक्षों के वजह से बनता है। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम, उसके चारों तरफ की एक अर्थव्यवस्था कैसी है, राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, इस पर डिपेंड करता है कि उसकी पर्सनालिटी की शेप कैसी होगी। उसकी फैमिली और नातेदारी, इस पर उसके कल्चर क्या है, उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो आप समझ रहे हो ना इसके बारे में, साइकोलॉजी और मनोविज्ञान के बारे में। अब आ रहे हैं हम फाइनल पार्ट पे जो है सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में हम जानेंगे। तो देखो समाजशास्त्र में क्या है कि जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ हैं, उसकी अच्छी तरह से स्टडी होती है। और जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी है वो सिंपल सोसाइटीज़ की स्टडी करती है। तो पहले ना लोग सोचते थे, जो साइंटिस्ट थे वो सोचते थे कि सरल समाज का मतलब कि एक सीमित समाज, एक बाउंडेड सोसाइटी जो एक बाउंड्री के अंदर रहते हैं, उसके बाहर नहीं जाते हैं। लेकिन सोशियोलॉजी और इतिहास ने क्लियरली दिखा दिया कि विश्व में जो परिवर्तन होते हैं वो इन छोटे छोटे समाजों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। सही है ना। तो भारत में जो आधुनिक जटिल समाज और सहज समाज, ये दोनों ही है और कहीं कहीं तो एकदम अगल बगल में ही रहते हैं, तो वो एक दूसरे से लेते हैं। सही है ना। तो आज हमने सोशियोलॉजी के जो अलग अलग डिसिप्लिन्स हैं इसको आप अच्छी तरह से देख लो। तो मेरे दोस्तों आज हमने चैप्टर 1.3 में ये 3 चीज़ों को देखा है। अगले वीडियो में हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। और क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय, बोलो बोलो बोलो, यस। सबसे पहले वीडियो देखो, फिर चैप्टर पढ़ो, फिर वीडियो देखो और एकदम क्लास में बढ़िया से नंबर ले आओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।